जय हिंद। महाजनपद के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ओरिजिन के बारे में। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ओरिजिन के पीछे कॉजेज क्या रिस्पॉन्सिबल रहे उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। और बुद्धिज्म के अंदर ही सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि 6th सेंचुरी बीसी अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। 6th सेंचुरी बीसी अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान शुरुआत देखने को मिलती है एनबीपीडब्ल्यू फेज की। इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान शुरुआत देखने को मिलती है सेकंड अर्बनाइजेशन की। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान दुनिया भर में एक रिलीजियस अपहीवल देखने को मिलेगा। दुनिया भर में ग्रेट टीचर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के अंदर इमर्जेंस देखने को मिला कॉन्फ्यूशियस का, ईरान के अंदर इमर्जेंस देखने को मिला जोरास्टर का, और ग्रीस के अंदर इमर्जेंस देखने को मिला परमेनिडिस का। इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान इंडिया के अंदर भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलीजन्स का, एक बुद्धिज्म का और दूसरा जैनिज्म का। तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो 6th सेंचुरी बीसी है ये अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान शुरुआत देखने को मिलती है एनबीपीडब्ल्यू फेज की। इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला। और इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान दुनिया भर में एक रिलीजियस अपहीवल भी देखने को मिला। और इसी रिलीजियस अपहीवल के अंदर इंडिया के अंदर भी इमर्जेंस देखने को मिला दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलीजन्स का, एक बुद्धिज्म का और दूसरा जैनिज्म का। और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों फोकस कर रहे थे इस बात पे कि अगर आपको जानना है ट्रू हैप्पीनेस क्या है, तो ये जो ट्रू हैप्पीनेस है ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में लाई नहीं करती है। ये जो ट्रू हैप्पीनेस है ये रिचुअल्स के परफॉर्मेंस में लाई नहीं करती है। ये जो ट्रू हैप्पीनेस है ये लाई करती है नॉन वायलेंस में, ये लाई करती है चैरिटी में, ये लाई करती है फ्रुगैलिटी में, सिंपल लिविंग में, ये लाई करती है गुड सोशल कंडक्ट में। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को रिजेक्ट कर रहे थे, रिचुअल्स के परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर रहे थे और फोकस कर रहे थे नॉन वायलेंस के ऊपर, फोकस कर रहे थे चैरिटी के ऊपर, फोकस कर रहे थे फ्रुगैलिटी के ऊपर, फोकस कर रहे थे गुड सोशल कंडक्ट के ऊपर। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों के ओरिजिन के पीछे कॉजेज क्या रिस्पॉन्सिबल रहे? 3-4 कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज क्या है? रिएक्शन ऑफ क्षत्रियाज अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणास। डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणास देखने को मिल रहा था, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा था। और ये वो दौर है जब एक तरफ हमारा जो वर्ण सिस्टम है वो हाईली एक्टिव था और दूसरी तरफ महाजनपद का क्रिएशन देखने को मिल रहा था, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स का क्रिएशन देखने को मिल रहा था। अब सिचुएशन समझो, जो वर्ण सिस्टम है उसके टॉप पे कौन बैठा हुआ है? उसके टॉप पे ब्राह्मण्स बैठे हुए हैं। और ब्राह्मण्स के टॉप पे होने की वजह से ये जो ब्राह्मण्स हैं इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो रूलिंग क्लास देखने को मिल रही है स्ट्रॉन्गर किंगडम्स में, ये ज्यादातर कहां से आती है? ये आती है क्षत्रिय वर्ण से। या जो वॉरियर क्लास देखने को मिलती है वो कहां से आती है? वो ज्यादातर आती है क्षत्रिय वर्ण से। तो ये जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं ये कह रहे हैं कि यार हम रूलिंग क्लास को बिलोंग करते हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, फिर हमारी रैंक सेकंड क्यों है इस वर्ण सिस्टम में, और ये जो ब्राह्मण्स हैं ये टॉप पे क्यों हैं? तो ये जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं ये चैलेंज कर रहे हैं इस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। लेकिन हमारा जो वर्ण सिस्टम है वो बेहद रिजिड है, उसमें चेंजेस किए नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या होगा?
अब होगा ये कि ये जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं ये आउटलेट ढूंढेंगे, और इसी आउटलेट के ढूंढने के प्रोसेस में इमर्जेंस देखने को मिलेगा बुद्धिज्म का, इमर्जेंस देखने को मिलेगा जैनिज्म का, जो कि बात कर रहे थे इक्वेलिटी के बारे में। तो एक कॉज क्या है? रिएक्शन ऑफ क्षत्रियाज अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणास। दूसरा कॉज क्या है? राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो महाजनपद हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग किंगडम्स हैं, ये गेंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिल रहे हैं। गेंजेटिक प्लेन्स जहां पे खूब सारी फर्टाइल सॉइल है, जो कि जितने भी आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके पास में लोकेटेड है। तो बढ़िया एग्रीकल्चरल टूल्स भी इनके पास में अवेलेबल है। मोटा मोटा अगर कहें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर जो है वो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर अगर करना है तो आपको बुलक्स की जरूरत होगी। एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा तो एनिमल हस्बेंड्री में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, वो फोकस करती हैं एनिमल सेक्रीफाइस के ऊपर। और अगर एनिमल सेक्रीफाइस पे ध्यान दिया जाएगा तो जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। एग्रीकल्चर जो कि अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट हो गया है, एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी बन गया है, उसके रास्ते में प्रॉब्लम बन रही हैं ये वैदिक प्रैक्टिसेस जो कि बात करती हैं एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में। इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और ज्यादा डेवलप करने के लिए ये जो एनिमल स्लॉटरिंग है इसको रोकने की जरूरत थी। लेकिन जो वैदिक सिस्टम चला आ रहा था वो तो रिजिड है। तो आउटलेट कहां पे मिलेगा? आउटलेट मिलेगा बुद्धिज्म में। आउटलेट कहां पे मिलेगा? आउटलेट मिलेगा जैनिज्म में, जो कि बात कर रहे थे नॉन वायलेंस के बारे में, जो कि बात कर रहे थे पीस के बारे में। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी इमर्जेंस देखने को मिला बुद्धिज्म का, इमर्जेंस देखने को मिला जैनिज्म का। तीसरा, पैटर्नाइजिंग ऑफ बोथ रिलीजन्स बाय वैश्यास एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स। अब देखो, बड़े बड़े महाजनपद क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स क्रिएट हो रहे हैं, ट्रेड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ट्रेडर्स कौन होते थे? वैश्य कम्युनिटी के लोग ज्यादातर ट्रेडर्स हुआ करते थे। और जब ट्रेड इंक्रीज होगा तो ये जो वैश्य वर्ण के लोग हैं इनके पास में पैसा आएगा, ये थोड़े अमीर होंगे, और जब थोड़ा पैसा आएगा, थोड़े अमीर होंगे, तो अब ये क्या डिमांड करेंगे? अब ये डिमांड करेंगे कि हमारा जो सोशल स्टेटस है उसको बेहतर किया जाए। ट्रेड अगर करना है तो अभी क्या डिमांड करेंगे? अभी डिमांड करेंगे कि पीस को स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन वर्ण सिस्टम बहुत ही रिजिड है। वैश्य कम्युनिटी रहेगी तो तीसरे नंबर पे ही, सोशल स्टेटस बेटर कैसे हो? तो ये जो वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं ये क्या करेंगे? ये आउटलेट ढूंढेंगे। और आउटलेट कहां मिलेगा? बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, जो कि वर्ण सिस्टम को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर रहे थे। मोटा मोटा अगर कहें तो जैसे जैसे महाजनपद का क्रिएशन हो रहा है वैसे वैसे ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर किंगडम्स बन रहे हैं वैसे वैसे जो क्षत्रिय वर्ण है उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। वैश्यास डिमांड कर रहे हैं बेटर सोशल स्टेटस की, और ये सब कुछ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आउटलेट के तौर पे इमरजेंस देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। और फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म में बात की जा रही थी ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि आम पब्लिक को भी पसंद आ रहे थे। सिंपल से प्रिंसिपल्स, पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जा रही थी बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर। देखो, जब स्ट्रॉन्गर किंगडम्स होंगे, जब ट्रेड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जब लोगों के पास में समृद्धि आएगी, थोड़ा पैसा आएगा, जब अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, तो बट ऑब्वियस बात है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी, सोसाइटी में सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे चोरियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे स्टेटस में फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन इस इनइक्वालिटी, इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो आम पब्लिक है उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि भाई हमें इक्वली ट्रीट करो, ये जो चोरी चकारी है इसको बंद करो, ये जो वायलेंस देखने को मिल रहा है इसको बंद करो। और इन्हीं सब चीजों को खत्म करने की बात की जा रही थी बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर। बिकॉज दोनों ही बात कर रहे थे नॉन वायलेंस के बारे में, दोनों ही बात कर रहे थे चैरिटी के बारे में,
दोनों ही बात कर रहे थे गुड सोशल कंडक्ट के बारे में, दोनों ही बात कर रहे थे फ्रुगैलिटी के बारे में। तो ये जो सिंपल प्रिंसिपल्स थे बुद्धिज्म के और जैनिज्म के, इनकी तरफ जो आम पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो रही थी, और इसकी वजह से अल्टीमेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। देखो, ओरिजिन के पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेसिक सिंपल सी बात है, उस दौर की जो सोसाइटी है उसमें जो नई नई क्लासेस इमर्ज हो रही हैं, वो अपने लिए बेहतर सोशल स्टेटस, वो अपने लिए बेहतर लाइफ और एक पीसफुल और स्टेबल लाइफ की डिमांड कर रही है। वर्ण सिस्टम जो कि बहुत रिजिड हो गया है, उससे निकलने की डिमांड कर रही है, और ये सब कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, तो इमरजेंस देखने को मिला बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ गया कि ओरिजिन के पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल रहे। अब बात आती है गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। और बुद्धिज्म के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। ये जितना भी अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको दो में डिवाइड करके देखा जाता है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में डिवाइड करके देखा जाता है? एक कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। एक कौन सा है? एक है कैनोनिकल टेक्स्ट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे बुद्धिज्म के टेक्स्ट जो कि गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको बुलाया जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या है? ऐसे टेक्स्ट जो कि गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको बुलाया जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट। जनरली ये जो कैनोनिकल टेक्स्ट की किताबें हैं, ये बात करती हैं बुद्धिज्म के बेसिक टेनेंट्स के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल त्रिपिताकास है। त्रिपिताकास, जिनको पाली कैनन भी बुलाया जाता है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है। ये डायरेक्टली बात करती हैं अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है बुद्ध से, इसलिए इनको कैनोनिकल टेक्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरे होते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वो होते हैं जो कि कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर कमेंट्रीज होती हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जितने भी कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, उनके ऊपर जो भी कमेंट्रीज लिखी गई, उनके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखे गए, उनको बुलाया जाता है या उनको रखा जाता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल मिलिंद पनाहो। अब मिलिंद पनाहो ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। एक इंडो ग्रीक किंग हुए जिनका नाम था मिलिंद या फिर मिनेंडर, और एक बड़े ही फेमस मॉन्क हुए नागसेन। मिलिंद ने बहुत सारे सवाल पूछे नागसेन से, और नागसेन ने उन सवालों का जवाब दिया। ये जो डायलॉग है, ये रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पनाहो में। तो मिलिंद पनाहो, एक तो ये याद रखो कि नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इट इज अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंद एंड मॉन्क नागसेन। फिर इसके बाद नीतिपाकरण। नीतिपाकरण, इट इज अ बुक ऑफ गाइडेंस जो कि कनेक्टेड है विद द अकाउंट्स ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। बेसिकली बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उनका अकाउंट, उनकी जानकारी देती है ये नीतिपाकरण, विच इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। एक तरीके से गाइड करती है लोगों को बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर। ये भी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। इसके बाद विशुद्धि मार्ग, बड़ा ही फेमस टेक्स्ट है। विशुद्धि मार्ग का लिटरल मीनिंग होता है पाथ ऑफ प्योरिटी। और ये जो विशुद्धि मार्ग नाम का टेक्स्ट है, इसको किसने लिखा? इसको बुद्धा घोष ने लिखा। किसने लिखा? बुद्धा घोष ने लिखा। और ये बात करती है अबाउट द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट के लिए डिसिप्लिन की प्योरिटी के बारे में बात करती है विशुद्धि मार्ग। और विशुद्धि मार्ग ये जो टेक्स्ट है, इसको किसने लिखा है? बुद्धा घोष ने लिखा है। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है।
फिर इसके बाद निदान कथा। ये जो निदान कथा है, इट इज द फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की पहली कनेक्टेड लाइफ स्टोरी कहां पे रिफ्लेक्ट होती है? निदान कथा में रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद महावामशा एंड दीपवामशा। महावामशा और दीपवामशा ये भी दोनों अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ही फेमस बुद्धिस्ट श्रीलंकन टेक्स्ट हैं जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये जो महावामशा है, इसमें बात की गई है उस दौर की रॉयल डायनेस्टीज के बारे में, और ये जो दीपवामशा है, इसमें बात की गई है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। फिर इसके बाद महावस्तु। ये जो महावस्तु है, ये लिखी गई है संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज के मिक्स में, और ये बेसिकली सेक्रेड बायोग्राफी है। इट इज बेसिकली हैगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। जो सेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं या टाइप ऑफ बायोग्राफी लिखी जाती हैं, उनको हैगियोग्राफी बुलाया जाता है। तो ये जो महावस्तु है, इट इज अ हैगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट जो कि गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल त्रिपिटकास। और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, जो कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं उनके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई, उनके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए, उनको रखा जाता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में। जैसे मिलिंद पनाहो, विच इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिनेंडर एंड नागसेन। फिर नीति पाकरण, विच इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग को किसने लिखा? बुद्धा घोष ने लिखा। निदान कथा इज द फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। महावामशा एंड दीपवामशा श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं और बड़े ही फेमस हैं। और महावस्तु, इट इज अ हैगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर दो में डिवाइड करके देखी जाती है, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये किताबें, इंपॉर्टेंट है ये टेक्स्ट, और इन टेक्स्ट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मिलिंद पनाहो है, विशुद्धि मार्ग है, महावामशा है, दीपवामशा है, फिर इधर निदान कथा है। ये जो नाम है ये तो कॉमनली आप सुनते हो, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बात आती है त्रिपिटकास के बारे में। देखो, पाली लैंग्वेज में इनको बुलाया जाता है त्रिपिटका, और संस्कृत लैंग्वेज में इनको बुलाया जाता है त्रिपिटका। आमतौर पर जो शब्द हम सुनते हैं वो सुनते हैं त्रिपिटका। और त्रिपिटका या त्रिपिटका, इसका लिटिल मीनिंग होता है द थ्री बास्केट्स या द थ्री कलेक्शंस। बेसिकली त्रिपिटका का लिटिल मीनिंग क्या है? द थ्री बास्केट्स। जो भी बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको तीन सेक्शंस में कंपाइल किया गया। ये जो तीन बास्केट्स हैं या ये जो तीन कलेक्शंस हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को त्रिपिटका या त्रिपिटका बुलाया जाता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपाइलेशंस हैं ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स के, और इनको ओरिजिनली लॉन्ग नैरो लीव्स के ऊपर लिखा गया था। तब पेपर नहीं था, तो लॉन्ग नैरो लीव्स के ऊपर लिखा गया था, बाद में फिर कंपाइल किया गया होगा इनको, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, त्रिपिटका पाली लैंग्वेज में बुलाते हैं और त्रिपिटका संस्कृत लैंग्वेज में बुलाते हैं, और इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? द थ्री बास्केट्स या द थ्री कलेक्शंस। कौन कौन सी तीन किताबें हैं इन त्रिपिटकास में? एक सूत पिटका है। सूत पिटका टॉक्स अबाउट कन्वेंशनल टीचिंग्स। दूसरा विनय पिटका है। विनय पिटका इज अबाउट डिसिप्लिनरी कोड। और तीसरा अभिधाम पिटका, विच इज अबाउट मॉरल साइकोलॉजी। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सूत पिटका। ये जो सूत पिटका है, इसके अंदर सूत्र दिए गए हैं। इट इज अ बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। बेसिकली गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ में जो भी प्रवचन दिए, जो भी डिस्कोर्सेस दिए वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज के ऊपर, उन सब का कंपाइलेशन इस सूत पिटका में देखने को मिलता है। ये जो टेक्स्ट है इसको बुद्धा वचन भी बुलाया जाता है, वर्ड्स ऑफ बुद्धा भी बुलाया जाता है, बिकॉज बुद्धा के डिस्कोर्सेस को ही कंपाइल किया गया है इस सूत पिटका में। तो सूत पिटका इज द बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस। फिर दूसरा विनय पिटका, और विनय पिटका इज द बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। जो मोनिस्टिक ऑर्डर है बुद्धिज्म में, जो संघ है, उसमें जो भी मॉन्क्स हैं, जो भी नन्स हैं, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी बातचीत की गई है
इस विनय पिताका में, और विनय पिताका के अंदर ही पतिमोखा भी देखने को मिलता है। पतिमोखा क्या है? पतिमोखा बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि ये जो मोनिस्टिक डिसिप्लिन है इसके रूल्स टूटेंगे तो किस तरीके से टूटेंगे, और अगर कोई रूल तोड़ा गया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होने वाला है, उस सब की बातचीत इस पतिमोखा में की गई है। और तीसरा अविदाम पिताका, और ये जो अविदाम पिताका है इट इज द बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स। बेसिकली सूत पिताका में जो टीचिंग्स कंपाइल की गई हैं गौतम बुद्ध की, उनको सिस्टमाइज किया गया है, उनको समराइज किया गया है, उनको मीनिंगफुली प्रेजेंट किया गया है इस अभिधाम पिताका के अंदर। तो 3 पिताकाज हैं, सूत पिताका, विनय पिताका और अभिधाम पिताका। सूत पिताका इज द बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, या फिर ये कहें कि सूत पिताका के अंदर बुद्धा के जो ओरिजिनल डिस्कोर्सेज हैं उनको कंपाइल किया गया है। विनय पिताका is about monastic order, discipline is about rules and regulations for the monks and the nuns, और अभिधाम पिताका is the basket of higher teachings। अच्छा, ये जो त्रिपिताकाज हैं इन तीनों पिताकाज को डिवाइड किया जाता है इनटू निकाय। ये जो 3 पिताकाज हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, इनको डिवाइड किया जाता है इनटू निकायज, इनको डिवाइड किया जाता है इनटू बुक्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करें सूत पिताका के बारे में, तो ये जो सूत पिताका है इसके अंदर 5 निकायास देखने को मिलते हैं, इसके अंदर 5 बुक्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 बुक्स देखने को मिलती हैं? एक दिघा निकाय। दिघा निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस। बुद्धा के जो लॉन्ग डिस्कोर्सेस हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इस दिघा निकाय में। दूसरा है मजहिमा निकाय। ये जो मजहिमा निकाय है इट इज अ कलेक्शन ऑफ मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेस। बुद्धा के जो मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेज हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इस मजहिमा निकाय में। फिर तीसरा है समयुता निकाय, और समयुता निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ काइंड रेड सेइंग्स। ऐसी सेइंग्स जो कि सिमिलर होती हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इस समयुता निकाय में। फिर इसके बाद है अंगुथार निकाय, और अंगुथार निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेज अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद नंबर। जो डिस्कोर्स पहले दिया गया उसको पहले रखा गया है, जो डिस्कोर्स बाद में दिया गया उसको बाद में रखा गया है। तो अंगुथार निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेज अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद नंबर। और लास्ट है खुद का निकाय। खुद का निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर डिस्कोर्सेज। जो छोटे डिस्कोर्सेज हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इस खुद का निकाय में। बेसिकली ये जो 3 पिताकाज हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, इनको डिवाइड किया जाता है निकायाज में, इनको डिवाइड किया जाता है बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल जो सूत पिताका है उसमें देखने को मिलते हैं 5 निकाय, उसमें देखने को मिलती है 5 बुक्स। कौन कौन सी 5 बुक्स हैं? एक दिघा निकाय है, दूसरी मझिम निकाय है, तीसरी समयुता निकाय है, चौथी अंगुथार निकाय है, और 5वीं खुद का निकाय है। और ये जो खुद का निकाय है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 15 बुक्स में। खुद का निकाय को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 15 बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल इसमें जातकास देखने को मिलते हैं, इसमें धामपद देखने को मिलते हैं, एथिकल वर्सेस देखने को मिलते हैं, इसमें निदेश देखने को मिलते हैं, इसमें बुद्धा वामशा देखने को मिलती है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, बुद्धा वामशा भी इसी खुद का निकाय का पार्ट है। इसमें पति संविदा देखने को मिलते हैं, जो एनालिटिकल नॉलेज है पति संविदा वो भी इस खुद का निकाय में देखने को मिलते हैं। और इस खुद का निकाय में थेरा गाथा और थेरी गाथा, द सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, ये दोनों टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, थेरा गाथा और थेरी गाथा। ये भी किसका पार्ट है? ये भी खुद का निकाय का पार्ट है। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है वो खत्म हो गई। देखो सिंपल सेशन है, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस अगर आप देख रहे हो तो वहां पे इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है। एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं इनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करना। और बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ पे चीजों को मिस मत करना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।